तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो साइंस के प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपका जो टीआरई पेपर करवाता है बीपीएससी, उसमें बहुत से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत से प्रश्न आपको जो है कि बनाने में जो है मदद मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर करना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, यह हमारा साइंस का जो है वह 8वां पार्ट है। इसके पहले हमने 7 पार्ट अपलोड किया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम एक दिन में करीब 20 से 25 प्रश्न करवा रहे हैं। और जो है कि हमारा टारगेट ही यही रहता है कि कम से कम प्रश्न करवाएं, लेकिन जितने भी प्रश्न करवाएं उतना आपका तैयार हो जाए। तो इसलिए आप उन सभी वीडियोस को भी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पहला प्रश्न लिया है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन्स है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वानस्पतिक हार्मोन्स है। ऑप्शन है साइटोकाइनिन या इंसुलिन या एस्ट्रोजन। तो देखिए, इसमें अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका साइटोकाइनिन है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों, अगर हम अन्य हार्मोन्स की बात करते हैं जो कि आपके वानस्पतिक हार्मोन्स होते हैं, तो उसमें आपका जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिथ होता है, एथिलीन होता है और एब्सिसिक एसिड होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वृक्षों की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है। तो जो वृक्षों को पानी मिलता है जड़ों को, वह मृदा से कैसे मिलता है। आर्द्रता जल द्वारा, बधा जल द्वारा या कोशिका जल द्वारा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, कोशिका जल द्वारा जो है वह वृक्षों की जड़ों को जो है कि पानी मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में आपका क्या होते हैं। अंडाशय है, वाह्य दल है, यहाँ पर यह गलत लिखा गया है, वाह्य दल होते हैं या पराग कण होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें तो पराग कोश में जो होते हैं वह आपके पराग कण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुंकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है जिसे पराग कोश कहते हैं। और पराग कोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिनमें पराग पुट हो, जिसको कि हम लोग पराग पुट कहते हैं। और पराग पुट में ही जो है वह पराग कण की उत्पत्ति होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि स्टोमेटा पक्षपतियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो इससे पौधे क्या ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उससे जो है कि पौधे अपना जो है वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। तो जल परागित पुष्पों में जो परागकण होते हैं या कैसे होते हैं। हल्के एवं चिकने होते हैं, चिपचिपे हैं या सूखे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, यह सी वाला सूखे आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बात करें तो जल परागित पुष्पों के परागण जो है वह सूखे होते हैं। और जल परागण वाली प्रजातियों में पराग कणों पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है, जिसके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है तो जो कि सूखा रहता है, जिसे जो उन्हें सूखा रखता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका है कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश करता है। तो पौधों की जड़ों में जल से मृदा से जल कैसे प्रवेश करता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा। अभी पीछे ही हमने प्रश्न करवाया
और वह जो प्रश्न दोस्तों था, वह प्रश्न आपका पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 में, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 27/7/2024 को। और यह जो प्रश्न है, यह आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। तो देखिए सेम प्रश्न आपका है, बस जो है कि उसको पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम प्रश्न है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर अगर आप करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक जो है कि एग्जाम में नंबर बढ़ते हैं। ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते हैं। यह प्रश्न आपका 2 में भी पूछा गया था और 3 में भी पूछा गया है, तो इसलिए यह जरूरी है आपको प्रीवियस ईयर करना। अगला प्रश्न आपका है कि अदरक एक भूमिगत तना है, यह जड़ नहीं है क्योंकि। तो जो अदरक होती है इसको हम लोग भूमिगत तना कहते हैं। यह जड़ नहीं होती है क्योंकि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, वह हो जाएगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो अदरक होता है आपका, यह एक भूमिगत तना है और यह जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। तो यह वाला ऑप्शन तो बी वाला भी सही है कि गांठ और पर्व होते हैं, और पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। तो यह भी ऑप्शन सही है। और यहाँ पर बात करें तो भूमिगत तने में जो है वह पर्व संधियां होती हैं और पर्व कलिकाएं तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं। और प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने जो होते हैं वह खाद्य सामग्री का जो है वह भंडारण करते हैं। तो इसलिए ए वाला भी विकल्प सही और बी वाला भी विकल्प सही है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है। तो पुष्प का वह हिस्सा को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो वह हिस्सा आपका कॉर्पेल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर तो निषेचन के बाद पुष्प जो है वह अंडकोश में बदल जाता है और कार्पेल स्त्री केसर का एक भाग होता है। और जब यह अंडकोश निषेचित होता है तो यह जो है कि विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो हिमालयन यू नाम की जो औषधि है यह भारत के किन प्रांतों में पाई जाती है दोस्तों? तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हिमालय यू नामक औषधि जो है वह भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल हो गया, कांटा हो गया, टहनियां हो गया और जड़ों में जो है वह टैक्सोल नामक जो है कि एक रासायनिक यौगिक निकलता है और इसका जो उपयोग है वह कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि हिमालयन यू नामक जो पौधा है इसका जो है कि इस्तेमाल हम लोग कैंसर के इलाज के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जो मानव आंख है उसमें फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है यह किसके कारण होता है? तो यह जो आपका होता है वह सिलियरी मसल्स के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह जो भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों जो हम पीछे वीडियो अपलोड किए 6-7 पार्ट, उन सभी वीडियो को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूटरी या लैक्रिमल। देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो पीयूष ग्रंथि हो गई या थायराइड ग्रंथि हो गई, अधिवृक्क ग्रंथि हो गई या एड्रिनल ग्रंथि हो गई, यह सब आपकी जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। लेकिन दोस्तों पिट्यूटरी और लैक्रिमल ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसलिए डी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि एक से अधिक जो है कि आंसर सही है। तो इसको आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। तो रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। ऑप्शन है प्लेटलेट, प्लाज्मा या लिम्फ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा वह है प्लाज्मा। जी हाँ दोस्तों, रक्त में जो है कि तरल मात्रा में वह प्लाज्मा होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं। तो पाचन के बाद जो प्रोटीन परिवर्तित होते हैं वह है एमिनो एसिड, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा एमिनो एसिड। जी हाँ दोस्तों, पाचन के बाद जो प्रोटीन है वह आपका एमिनो एसिड में परिवर्तित होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है। तो रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन जो है वह किसमें आपका दिखता है। दात्र कोशिका अरक्तता में, या जो है कि आपका जो है हीमोमेटोटा में मिलता है, या जो है कि हीमोफीलिया मिलता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें, यह थोड़ा सा गलत लिखा गया बी वाला ऑप्शन, यह जो है कि रक्त गुल्म है, तो इसको आप याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन हीमोफीलिया है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, दात्र कोशिका अरक्तता जो है इसमें जो है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से इसमें दिखता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। तो मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है। प्लीहा, पेट या यकृत। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, वह हो जाएगा यकृत। जी हाँ दोस्तों, यकृत में जो है कि मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो शरीर के संतुलन को कौन सा अंग नियंत्रित करता है। ऑप्शन है पसली, सेरेबेलम या कान। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वह हो जाएगा सेरेबेलम। जी हाँ दोस्तों, सेरेबेलम जो है वह शरीर की स्थिति तथा संतुलन का जो है वह अनुरक्षण करता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। ऑप्शन है गर्भाशय, अंडाशय या शुक्रवाहिका। तो देखिए सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका है शुक्रवाहिका। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवाहिका जो होती है यह नर जनन तंत्र का भाग होता है, जबकि गर्भाशय और अंडाशय जो है वह मादा जनन तंत्र के भाग हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। और जो शुक्रवाहिका दोस्तों होती है यह एक जो है कि पतली नलिका होती है जिसमें भित्तियां मांसपेशियां की बनी होती हैं और अधिविषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तारण की गति कहलाती है। तो संकुचन और विस्तारण की गति क्या कहलाती है। ऑप्शन है स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन या क्रमानुकुंचन। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह आपका है क्रमानुकुंचन। जी हाँ दोस्तों, आहार नली की दीवारों को संकुचन और जो विस्तारण होता है उसको हम लोग क्रमानुकुंचन बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है। तो एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ की बात करें तो यह आपका किसमें दोस्तों होता है। तो यह जो आपका होता है वह होता है आंतरिक कर्ण में। जी हाँ दोस्तों, आंतरिक कर्ण में जो है वह आपका एंडोलिम्फ नामक जो है वह तरल पदार्थ पाया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम जो होता है वह ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में प्रयोग करता है, तो इस परिवर्तित करता है, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है। जी हाँ दोस्तों, जाइमेस जो एंजाइम है वह आपका अल्कोहल को ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो इसको याद रखिएगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 प्रश्न देखें। यह सभी प्रश्न जो है कि आपके बीपीएससी टीआरई में वो पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका पूरा एग्जाम आएगा टीआरई 4 का, तब तक हम पूरा सिलेबस जो है कि आपको कवर करा देंगे। साथ ही में अभी प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर कराएंगे, फिर उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट जो है वह आपको करवा देंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और दोस्तों अभी तक जितने भी वीडियो हम अपलोड किए हैं टीआरई 4 का, सबको आप देख जाइए अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।